नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विज्ञान में पहले पाठ का हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 सवालों का अभ्यास किया था। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास सवाल हैं, पदार्थ की अवस्थाएं किस लिए उत्पन्न होती हैं और इन तीनों अवस्थाएं और कौन सी हैं और उसके उदाहरण में बता रहे हैं। तो देखते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं किस लिए उत्पन्न होती हैं। तो पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तो हमें जानकारी है। और पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। पदार्थ के कणों की विभिन्न विशेषताएं कौन सी विशेषताएं हैं, उसका अभ्यास हम करने वाले हैं। और ये तीनों अवस्थाएं कौन सी हैं, तो देखते हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव, यहाँ पर भी लिखा गया है ठोस, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था। ठोस द्रव और गैस, इसके उदाहरण हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे उसके उदाहरण भी हमें प्राप्त होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। ठोस अवस्था के गुण लिखिए। उसके बाद सवाल होगा द्रव अवस्था के गुण और तीसरा सवाल होगा गैसीय अवस्था के गुण। इन तीनों अवस्था के गुणों का हमें अभ्यास करना है। तो बढ़ते हैं आगे ठोस अवस्था की तरफ। ठोस अवस्था के गुण देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार होता है, उसकी स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। नगण्य संपीड्यता यानी ठोस पदार्थों में सभी कण एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। उनके बीच, कणों के बीच बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं होता। उसके बाद ठोस पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। कभी भी बाह्य बल लगाएंगे तो ठोस पदार्थ अपने आकार को बनाए रखते हैं। अधिक बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, जैसे कि हमारे लिखने का चॉक। इस पर अगर हम अधिक बल लगाएंगे तो वह टूट सकते हैं। लेकिन इन ठोस पदार्थों का आकार बदलेगा नहीं, इसीलिए इसको दृढ़ भी कहते हैं। दृढ़। थोड़े और विचार करेंगे हम लोग ठोस पदार्थों के लिए। तो 2-3 हमारे पास उदाहरण हैं। रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? एक और विचार हमारे पास हैं, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, तो क्या ये ठोस हैं? स्पंज के बारे में भी बताया गया है। स्पंज जो है यह भी ठोस हैं, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? इन तीनों सवाल के जवाबों का हम परिचय करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये तीनों उदाहरण जो अभी हमने पढ़े ये सभी ठोस हैं। क्यों ठोस है वो भी देखते हैं। जैसे कि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है, इसीलिए रबर बैंड ठोस हैं। उसके बाद शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट पर या जार में रखें। इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, इसीलिए नमक और शर्करा भी ठोस हैं। स्पंज की बात करते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती हैं, जिसके कारण इसका संपीड़न संभव होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था के बारे में देखते हैं।
अभी हम अभ्यास करेंगे द्रव अवस्था का। तो द्रव अवस्था के गुण देखेंगे। द्रव अवस्था के गुण हमारे पास हैं कि द्रव का आकार नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसी भी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जैसे कि पानी है, दूध है, इसका कोई आकार नहीं होता। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए ते उसी का आकार धारण कर लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। हमने ठोस के बारे में चर्चा की थी। सभी ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, लेकिन द्रव पदार्थ तरल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और गुण है द्रव पदार्थों का, ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, यानी द्रव के अंदर पिघल सकते हैं। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेष करके ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी प्रकार की गैस, खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती हैं। ये बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि जलीय जंतु और पौधों के लिए जीवित रहने के लिए यह ऑक्सीजन अत्यंत उपयोगी हैं। उसके बाद सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जैसे कि हम लोग भी श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं, तो जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा से द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ये बात हुई द्रव पदार्थों के गुण की। आगे देखते हैं। द्रव पदार्थों के गुण में कुछ और गुण हमारे पास नहीं हैं। अब गैसीय अवस्था का अभ्यास करेंगे। गैसीय अवस्था, यह भी बहुत रोचक अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था में तो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। यह बहुत ही महत्व का गुण है। गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस यानी उसका नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, इन दोनों में संपीड़ित गैस होती हैं, यानी दाब पूर्वक इसे दबाकर द्रव बनाकर सिलेंडर में भरी जाती हैं। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जा सकता है। यह एक लाभ है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती हैं? तो खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं।
यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं और पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें तो कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और गुण हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यहाँ तक थे हमारे पास गैसीय अवस्था के गुण। आगे चलते हैं। हमारे पास नया सवाल है, कौन सा पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं को बदल सकता है? उदाहरण बताइए। तो जल एक ऐसी चीज़ है जो अपनी तीनों अवस्थाओं को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है देखते हैं। जैसे कि ठोस जल जो है ठोस स्वरूप में बर्फ़ होता है, द्रव स्वरूप में वह जल एवं अन्य द्रव भी बन सकते हैं, और गैस स्वरूप में जैसे जल वाष्प। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ते एक और सवाल की ओर। तापमान बढ़ाने पर ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव स्वरूप में कैसे बदल जाता है? ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव स्वरूप में कैसे बदल जाता है? तो देखते हैं ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव स्वरूप में कैसे बदल जाता है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके कण कंपन करते हैं। यह महत्व का शब्द है। तो उसमें के द्वारा उसे दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती हैं, आकर्षण बल को कम कर देती हैं। इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है कि जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आगे का एक नया सवाल देखते हैं। संगलन और गलनांक किसे कहते हैं? संगलन और गलनांक किसे कहते हैं, और बर्फ़ का गलनांक बताइए। तो संगलन और गलनांक की परिभाषाओं में चलते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में, जैसे कि बर्फ़ पानी बनता है, इस परिवर्तन को कहते हैं संगलन, पिघलना यानी संगलन। और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसी तापमान को इसका गलनांक कहते हैं। और बर्फ़ का गलनांक है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। यानी इसी तापमान पर बर्फ़ पिघलती है और द्रव बन जाती है, यानी जल बन जाती है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस
अथवा तो 273 केल्विन तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये बात हो गई प्रसुप्त ऊष्मा की। आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल है क्वथनांक किसे कहते हैं और जल का क्वथनांक बताइए। क्वथनांक की चर्चा करते हैं। वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं, जल का क्वथनांक। जल का उबलना शुरू होता है यानी उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्विन। 273 केल्विन अथवा तो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो ये लिखना है, सेल्सियस में पूछा जाए तो ये लिखना है। उसके बाद आखिरी सवाल था हमारे पास कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। यह परिभाषित करने की बात बिल्कुल जैसे कि हमने अभी देखा था प्रसुप्त ऊष्मा की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे पढ़कर आप लोगों को उसका आंसर बनाना है। बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकेंगे। 10 सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिए गए हैं, आप लोग नोटबुक में अच्छे से अलग से लिखिए। धन्यवाद।